नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, दीक्षा पोर्टल पे आपको 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के मध्य 25 नए कोर्स कंप्लीट करने हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक कोर्स 19 प्राथमिक शालाओं में साहित्य के भाग 7 आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। इससे पहले भाग 1 से लेकर भाग 6 तक की वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले भाग 1 से भाग 6 तक कंप्लीट कर लीजिए, उसकी प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद भाग 7 की प्रश्नोत्तरी को आप कीजिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, भाग 7 आकलन प्रश्नोत्तरी को शुरू करने के लिए हम अपनी दीक्षा पोर्टल को ओपन करते हैं। जैसे ही हम भाग 1 से लेकर भाग 6 तक कंप्लीट करने के बाद भाग 7 पे पहुंचेंगे तो भाग 7 है हमारा अपनी समझ को परखें। तो इसमें सीखना शुरू पर क्लिक करेंगे तो ये प्रश्नोत्तरी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। असेसमेंट आपके सामने आ चुका है, इसको आप वीडियो प्ले करेंगे तो प्ले करने के बाद ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने होगा, रूबी जी की कक्षा 1 के बच्चों को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्हें पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए उन्होंने कुछ गतिविधियां की, जिसमें से कुछ ही समय में बच्चे कविता गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पठन सिखाने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुसार रूबी जी की कक्षा के बच्चों की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में सबसे अधिक कारगर कौन सा प्रयास रहा होगा? नंबर 1, कक्षा में लिखित पाठ और कविताओं को प्रेम पूर्वक पढ़ाना। नंबर 2, अलग अलग तरह की कविताओं को चार्ट पर लिखकर प्रदर्शन करना। नंबर 3, एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविताओं का इस्तेमाल करना। और नंबर 4, कविताओं को गाते हुए शारीरिक हाव भाव और आसपास मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने होगा, सामाजिक ज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कई विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताबों को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करती कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाए वे उससे जुड़ी एक कहानी या मज़ेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुनाए। आपको क्या लगता है इस कोशिश से बच्चों में क्या क्या बदलाव आ सकता है? नंबर 1, पढ़ाए जा रहे पाठ से बच्चे बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। नंबर 2, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। नंबर 3, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अधिक उत्साह के साथ पढ़ पाएंगे। और नंबर 4, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अच्छे से याद कर पाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये हमारे सही होंगे। इन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने होगा, रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेद में काफ़ी विश्वास करने लगे हैं, जैसे कि लड़कों का लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा में सफाई में लड़कियों की भागीदारी और खेलों में लड़कों की आदि। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक की किताब कक्षा में लाई। इसी तरह वह कई और नाटक लाई जिनमें लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किए हों। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिंग भेद के व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों आया होगा? उचित विकल्प चुनिए। नाटक साहित्य का एक अलग है, बच्चों को पढ़ने में मजा आया होगा। नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी समस्याओं पर सवाल उठा पाए होंगे। और नंबर 3, नाटक पढ़ने से बच्चे लिंग भेद के बारे में खुद सब कुछ समझ गए होंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये आपके सही होंगे। इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका। साथियों, इस प्रश्न में हमारा दूसरा और चौथा विकल्प सही नजर आ रहा है, लेकिन इसमें विकल्प 3 ही दिए गए हैं तो इसलिए आप इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जारी रखे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने होगा,
रवि कुमार जी की कक्षा में दाखिल हुए काफ़ी बच्चे अलग अलग भाषाई समुदायों से आते हैं। उन्होंने पाया कि सभी बच्चे कक्षा में ज़्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में आए जाने वाले कुछ लोकगीतों को कक्षा में शामिल किया। इसके बाद से बच्चों की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। नंबर 1, लोकगीत के इस्तेमाल से बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना बड़ी होगी। सुर, लय, आरोह, अरोह, अवरोह और गीत गाने की विशेष शैली से बच्चे आकर्षित हुए होंगे। लोकगीतों से सीखने सिखाने के लिए रोचक और उत्साह भरा माहौल बना होगा। और नंबर 4, लोकगीतों के प्रयोग से बच्चों को विषय वस्तु समझने में आसानी हुई होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने होगा, एक किताब से लिखे इस कथन को पढ़िए। हमें बाल साहित्य का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य है बच्चों में साहित्य के प्रति मजा उत्पन्न कर सकता है। देवांशी जी कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती हैं। दोनों कक्षाओं को शामिल होने से साहित्य में क्या अंतर होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, कक्षा 1 में कल्पना और करिश्माई भरा साहित्य, जबकि कक्षा 4 में तार्किक साहित्य अधिक हो सकता है। नंबर 2, कक्षा 1 में आसान भाषा और 1-2 पात्रों वाला साहित्य, जबकि कक्षा 4 में मध्यम स्तर की भाषा और अनेक पात्र वाला साहित्य हो सकता है। नंबर 3, कक्षा 1 में साहित्य की सीमित विधाएं जैसे कविता, काल्पनिक कहानियां, गीत हो सकती हैं। 4 में साहित्य की सभी विधाएं हो सकती हैं। और नंबर 4 है आपका, कक्षा 1 में बच्चों के संदर्भ में जुड़े विषय और शब्दों का इस्तेमाल होने वाला साहित्य, जबकि कक्षा 4 में बच्चों के संदर्भ से अलग संदर्भ और कठिन शब्दों वाला साहित्य हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड ये हमारा सही होगा। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने होगा, नरेंद्र जी का कहना है कि बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान होता है। थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के नीचे 2-3 लाइनें लिख दो बस। सबसे आसान से चाहिए, शब्द भी आसान से चाहिए। आप नरेंद्र जी को कहकर समझाएंगे कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं होता है। दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक विकल्प चुनिए। परियों की और बोलते जानवरों की कहानी सोचना इतना भी आसान नहीं है। आजकल बच्चे इतनी आसानी से खुश नहीं होते हैं। नंबर 2, बाल साहित्य बनाना कोई खेल नहीं है। बच्चों की सोच, उनकी पसंद और स्तर बड़ों से बहुत अलग है। नंबर 3, बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। नंबर 4, बाल साहित्य में बहुत से चित्र बनाने पड़ते हैं। चित्रों का चयन बच्चों की उम्र और रुझान के हिसाब से करना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने होगा, प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल के आया कि जहां मजा नहीं वहां जुड़ाव नहीं, और जहां जुड़ाव नहीं वहां कहानी से लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी वह है जिसे वह बार बार सुनना चाहे। इस कथन की पुष्टि के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक विकल्प कौन सा रहेगा? नंबर 1, बच्चों की कहानियों में कल्पना न हो तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बच्चों के पास खुद कल्पना का भंडार होता है, इसलिए उनके लिए कहानियों में कल्पना तो होना ही चाहिए। नंबर 2, बच्चों की कहानियों में कल्पना उम्र के हिसाब से भाषा, पात्र, स्थितियां, उपमाएं, विषय वस्तु, संदर्भ और सबसे अहम मजा ना हो तो बाल साहित्य भी नहीं रहेगा। और नंबर 3, बाल कहानियों को बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों की समझ के आधार पर ना लिखा जाए तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा। बच्चे ऐसा साहित्य पढ़ने में रुचि नहीं ले पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने होगा, एक प्रोफेसर ने शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पाया कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस समस्या के लिए काफ़ी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखी। साहित्य, वीडियो और साथी शिक्षकों के सुझाव के आधार पर उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला लिया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराने वाली रोचक कहानी या कविता की किताबें चुनकर बच्चों को सुनाना।
नंबर 2, असल ज़िंदगी से जुड़ी किताबों की मदद से पठन कराना ताकि बच्चे कक्षा में बेहतर जुड़ाव बना पाएँ। नंबर 3, काल्पनिक कहानियाँ और कविताएँ मज़ेदार तरीक़ों से सुनाना ताकि बच्चों को सोचने, कल्पना करने और उत्सुक होने के अवसर मिलें। और नंबर 4, कहानियाँ व कविताओं को किताब के से देख कर सीधा पढ़कर सुनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखें पे क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने होगा। अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सीखने में कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। नंबर 1, चित्रों की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। नंबर 2, चित्रों बच्चों को बहुत आकर्षक लगते हैं इसलिए इसका ध्यान सबसे पहले वहीं जाता है। नंबर 3, चित्र बच्चों को सहजता से कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं जो कि उनके लिए अति आवश्यक है। और नंबर 4, चित्रों पर चर्चा, मौखिक व लिखित चित्र वर्णन, चित्र पर आधारित अनुमान लेखन आदि गतिविधियों से भाषा के सभी कौशलों के विकास पर काम किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जारी रखें पे क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने होगा। दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्या 6 वर्ष की है तथा दोहराने वाली कहानी को काफ़ी पसंद करती है। 2 माह तक यही कहानियाँ सुनते सुनते वह स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियाँ बनाने लगी। आपको क्या लगता है इन कहानियों का उनकी भाषा विकास में कैसा योगदान रहा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, ऐसी कहानियों में बच्चे आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं और खुद कहानी आगे बढ़ाने लगते हैं। नंबर 2, ऐसी कहानियों में बच्चों को कहानी याद हो जाती है और वो प्रिंटेड पठन करने लगते हैं। और नंबर 3, ऐसी कहानी में हर नए पात्र के साथ कुछ शब्दों या वाक्य जुड़ते जाते हैं जिससे कहानी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये हमारे सही होंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जारी रखें पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।